स्टडी IQ IAS। अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बॉम्बे, द बिगेस्ट डाउरी गिफ्ट रिसीव्ड बाय किंग ऑफ इंग्लैंड। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आज की कहानी मुंबई की। जी हाँ, वही मुंबई जिसको आज हम सपनों का शहर कहकर बुलाते हैं, वही मुंबई जिसको हम माया नगरी के नाम से भी जानते हैं, वही मुंबई जो इंडिया की पॉपुलर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बॉलीवुड की जन्मभूमि है, वही मुंबई जो इंडिया की कमर्शियल कैपिटल भी कहलाती है। दोस्तों, ये शहर जितना इंटरेस्टिंग हमें आज नजर आता है, इसका इतिहास उससे भी कई गुना ज्यादा एक्साइटिंग है। कहा जाता है कि 10 मिलियन की पॉपुलेशन की इस थ्राइविंग कॉस्मोपॉलिटन मल्टीकल्चरल सिटी के पास सबके लिए कुछ न कुछ मौजूद है। आज के वीडियो में हम इस शहर के रोचक इतिहास से जुड़ी एक नई कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। क्या आप जानते हैं कि इस फाइनेंशियल कैपिटल को कई साल पहले डाउरी के रूप में दे दिया गया था? जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। जैसा कि हम जानते हैं, डाउरी यानी दहेज कोई ऐसी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है जो मैरिज के समय ब्राइड की फैमिली ग्रूम की फैमिली को देती है। दहेज की ये प्रथा हमारे समाज में कई सदियों से चली आ रही है। हालांकि आज इसके अगेंस्ट हमारे बीच बहुत से कानून मौजूद हैं, लेकिन पुराने समय में इसका चलन इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर होता था। आज अक्सर डाउरी में व्हीकल, फर्नीचर या ज्वेलरी जैसी चीजों का लेन देन होता है। लेकिन आज से लगभग 350 साल पहले एक समय ऐसा भी था जब मुंबई नाम के इस पूरे शहर को दहेज के रूप में एक फॉरेन किंग ने दूसरे फॉरेन किंग को सौंप दिया था। तो दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि कब, कैसे और क्यों? इसको जानने के लिए आइए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी की शुरुआत करते हैं। अराइवल ऑफ द पोर्चुगीज। दोस्तों, प्रेजेंट डे मुंबई हमेशा से ही आज की तरह एक यूनाइटेड सिटी के रूप में मौजूद नहीं था। पहले यह शहर 7 छोटे छोटे आइलैंड्स में बटा हुआ था, यानी बॉम्बे एक आर्किपेलागो था। इसमें माहिम, वर्ली, परेल, मजगांव, बॉम्बे, लिटिल कोलाबा और कोलाबा मुख्य रूप से शामिल थे। ये 7 आइलैंड्स उस समय एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, जिससे इन आइलैंड्स के बीच की कनेक्टिविटी और यहां पर होने वाली सभी एक्टिविटीज बहुत मुश्किल से संभव होती थी। दोस्तों, इन आइलैंड्स का इतिहास असल में इससे भी बहुत पुराना है। आपको बता दें कि ये आइलैंड्स इस जगह पर स्टोन एज से मौजूद थे। नॉर्थ मुंबई के पास कांडीवली में ऐसे कई एविडेंसेस मिले हैं जो बताते हैं कि यहां पर पिछले 2300 सालों से ह्यूमन सेटलमेंट्स पाई जाती थी। उस समय इनको हेप्टेनीशिया कहा जाता था। हेप्टेनीशिया यानी 7 आइलैंड्स का एक ग्रुप। 3rd सेंचुरी BCE से 1348 के बीच इन आइलैंड्स को अलग अलग हिंदू डेनेस्टीज के द्वारा रूल किया गया। 321 BCE से 185 BCE के बीच ये आइलैंड्स मौर्यन किंगडम का पार्ट बने। इसके बाद 1391 से 1534 तक इसका कंट्रोल सातवाहनास के पास रहा। इसके बाद भी यहां कई डायनेस्टीज आईं और गईं। 1391 से 1534 तक नॉर्थ कोंकण की टेरिटरी के साथ बॉम्बे आइलैंड्स गुजरात सल्तनत के सुल्तान बहादुर शाह के कंट्रोल में थे। इसी दौरान यहां पर यूरोपियंस का आगमन हुआ। 1498 में पोर्चुगीज नेविगेटर वास्को ड गामा सबसे पहले यूरोपियन ट्रेडर के रूप में इंडिया पहुंचे थे। अपने अराइवल के बाद कई सालों तक पोर्चुगीज ने नॉर्थ कोंकण में पावर कंसोलिडेट की। 1510 में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को कैप्चर कर वहां पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड एस्टैब्लिश किया। इसी बीच पोर्चुगीज एक्सप्लोरर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कन्ननौर से दीव तक अपने एक्सपीडिशन के दौरान अपनी शिप के साथ बॉम्बे पहुंचे। उन्होंने 21 जनवरी 1509 को गुजरात के सुल्तान से माहिम क्रीक का हिस्सा कैप्चर करते हुए इस आइलैंड पर अपनी पहली विजिट की। इसके बाद पोर्चुगीज ने एक एक करके इन आइलैंड्स को कैप्चर किया और जनवरी 1533 में बैसेन के कैप्चर के बाद बॉम्बे, माहिम और बांद्रा आइलैंड्स पोर्चुगीज के कंट्रोल में आ गए। इसके बाद किस तरह पोर्चुगीज ने पूरे बॉम्बे का एक्सेशन किया, आइए देखते हैं। एक्सेशन ऑफ द आइलैंड्स टू द पोर्चुगीज। उधर मिड 16th सेंचुरी में इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर मुगल्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड भी तेजी से स्प्रेड हो रहा था। मुगल एम्परर हुमायूं के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की इनसिक्योरिटीज बढ़ रही थी। 1532 के बाद से हुमायूं और बहादुर शाह के बीच लगातार क्लैशेस चल रहे थे। जब हुमायूं ने गुजरात को कैप्चर किया
तो पोर्चुगीज ने इस बात का फायदा उठाते हुए बहादुर शाह को अपने साथ ट्रीटी साइन करने के लिए फोर्स किया। इसी के चलते 23 दिसंबर 1534 को दोनों के बीच ट्रीटी ऑफ बसेन साइन की गई। इसके तहत बॉम्बे के 7 आइलैंड्स बसेन का स्ट्रेटेजिक टाउन और उनकी डिपेंडेंसीज पोर्चुगीज कंट्रोल के अंडर आ गई और इस तरह पोर्चुगीज बॉम्बे को रूल करने लगे। इसी के साथ इन आइलैंड्स पर इस्लामिक रूल भी खत्म हो गया। यहां पर पोर्चुगीज ने अपना ट्रेडिंग सेंटर भी स्टैब्लिश किया। आइलैंड्स पर जगह जगह फोर्ट्स बिल्ड किए गए। साल्सेट में बिल्ड किया गया मड फोर्ट उनके सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस में से एक था। इसी बीच उन्होंने यहां पर बहुत से चर्चेज और कासल्स भी बिल्ड किए। यहां के लोकल्स के बीच क्रिश्चियनिटी का भी बहुत अग्रेसिवली स्प्रेड किया गया। 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक बॉम्बे का रूल पोर्चुगीज के हाथों में ही रहा। पोर्चुगीज इस जगह को बॉम्बाइया कहकर बुलाते थे। बॉम्बाइया का मतलब है द गुड बे। यहीं से उसका नाम बॉम्बई या बॉम्बे पड़ा। खैर 1580 से 1640 के बीच पोर्चुगल और स्पेन ने स्पाइस रूट्स को बाकी यूरोपियन पावर्स के लिए भी खोल दिया था। इसी के साथ पहले यहां पर डच का आगमन हुआ। धीरे धीरे वेस्टर्न इंडिया में ट्रेड के ऊपर डच की मोनोपोली स्टैब्लिश होने लगी। अब जैसे ही इंग्लिश मर्चेंट्स की नजर इस पर पड़ी, वैसे ही उनको इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का एहसास हुआ। नवंबर 1583 में यहां पर इंग्लिश मर्चेंट्स ने अपना पहला कदम रखा। बॉम्बे के एक्सेलेंट हार्बर के नेचुरल एडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए वो यहां पर अपना एक क्रूशल नेवल बेस बनाना चाहते थे। इसके अलावा हर तरफ से वाटर से घिरे रहने की वजह से ये आइलैंड्स लैंड बेस्ड अटैक से भी इम्यून थे। ये जियोग्राफिकल एडवांटेज ब्रिटिशर्स को और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। इसके बाद 1612 में ब्रिटेन और पोर्चुगीज के बीच बैटल ऑफ स्वाली लड़ा गया। इसमें पोर्चुगीज फोर्सेस को हार का सामना करना पड़ा और यहां से ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस इस एरिया में बढ़ना शुरू हो गया। फिर 1652 में ब्रिटिश एम्पायर की सूरत काउंसिल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे को पोर्चुगीज से परचेस करने का आइडिया दिया। 1660s में पोर्चुगल में किंग जॉन द फोर्थ का शासन था। क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के मिशन के तहत उनका सारा ध्यान उसी में लगा रहता था, जिस वजह से इन आइलैंड्स पर उनका ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन सफर कर रहा था। इसके चलते एक पॉइंट ऐसा भी आया जब किंग जॉन के लिए इस रीजन को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो गया। इसी बीच ब्रिटिशर्स भी खुद को बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहे थे और बॉम्बे पर तो उनकी नजर काफी पहले से ही थी। आखिर बॉम्बे ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में फाइनली आया कैसे, आइए जानते हैं। डाउरी ट्रांजैक्शन। 23 जून 1661 को पोर्चुगीज एम्बेसडर ने इंग्लैंड के किंग चार्ल्स II और पोर्चुगल के किंग जॉन द फोर्थ की डॉटर कैथरीना डे ब्रिगेंजा के बीच एक मैरिज अलायंस प्रपोज किया। इस मैरिज को एक ह्यूज डिटेल्ड डॉक्यूमेंट के द्वारा गवर्न किया जा रहा था। इस मैरिज एग्रीमेंट में एक सीक्रेट आर्टिकल भी था, जिसमें यह मांग लिखी गई थी कि उनको बॉम्बे को चार्ल्स II को दहेज के रूप में देना होगा। लेकिन आखिरकार इंग्लैंड के प्रिंस की शादी हो रही थी, तो केवल इतना उनके लिए काफी नहीं था। बॉम्बे के साथ साथ उनको 2 मिलियन पोर्चुगीज क्राउन्स और साथ ही साथ मोरक्को की एक सिटी टैंजियर्स भी दी गई। इसी के साथ यहां एक और डिमांड रखी गई और वो डिमांड ये थी कि इंग्लैंड इंडिया में पोर्चुगल को डच और स्पेनिश के अग्रेशन से प्रोटेक्ट करे। डच अभी भी इस कोस्ट पर एक पावरफुल पावर के रूप में मौजूद थे। उनका इन्फ्लुएंस 18th सेंचुरी के लेटर हाफ में ही डिक्लाइन होना शुरू हुआ। यानी पोर्चुगल को इंग्लैंड की डिफेंस सर्विसेज मिल गई, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स को ह्यूज वेल्थ और बॉम्बे के रूप में एक वैल्यूबल एसेट मिल गया। इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स को ब्राजील और पोर्चुगीज ईस्ट इंडीज में ट्रेडिंग प्रिविलेजेस और पोर्चुगल में रह रहे ब्रिटिशर्स के लिए रिलीजियस और कमर्शियल फ्रीडम ग्रांट किए गए। इस कॉन्ट्रैक्ट को 28 अगस्त 1661 को रैटिफाई किया गया और 31 मई 1662 में फाइनली ये मैरिज कंप्लीट हुई और इसी के साथ बॉम्बे को ब्रिटिशर्स को हैंडओवर करने की तैयारी भी शुरू हुई। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स बॉम्बे पहुंचे, उन्हें ये रियलाइज हुआ कि बॉम्बे को जिस साइज और सिचुएशंस में उनके सामने प्रेजेंट किया गया था, वो असल में वैसा था ही नहीं। इसको देखकर वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए। उधर जब कैथरीन को यह पता चला कि चार्ल्स की पहले से ही बहुत सी मैरिजेस हो चुकी हैं, तो उनका डिसअपॉइंटमेंट भी पीक पर पहुंच गया। जब बात बॉम्बे के ट्रांसफर की शुरू हुई, तो चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई। असल में पोर्चुगीज वाइसरॉय के मन में शुरुआत से ही ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज्यादा डिसलाइक था। इसीलिए उन्होंने इस ट्रांसफर को बहुत बार रोकने की कोशिश भी की।
और इसी कारण हैंडओवर का प्रोसेस ब्रिटिशर्स के लिए बेहद फ्रस्ट्रेटिंग होता चला गया। इस बीच एक और इंटरेस्टिंग केस हुआ। एमवी कामत अपनी बुक टाइड्स ऑफ टाइम में लिखते हैं कि मुंबई के एक ब्राह्मण ने ब्रिटिशर्स को बताया था कि पोर्चुगीज की टिरनी की वजह से हिंदूज का जीना बेहद मुश्किल हो चुका है। ऐसे में अगर ब्रिटिशर्स यहां पर बाहर से अटैक करते हैं तो वो भी पोर्चुगीज के अगेंस्ट एक इंटरनल रिबेलियन छेड़ देंगे। ब्रिटिशर्स को यह आइडिया पसंद आ गया। इसी के चलते उन्होंने अपने सोल्जर्स अरेंज किए और उनको एक शिप पर तैनात करके इस कॉन्क्वेस्ट के लिए भेज दिया। लेकिन जर्नी के बीच में उन सोल्जर्स ने अल्कोहल का कंजम्पशन किया। ऊपर से उस दिन का वेदर भी अचानक से खराब हो गया। इन दोनों ट्रेजेडीज की वजह से बोट का कंट्रोल डिसबैलेंस हो गया और इसी वजह से बोट पर मौजूद 450 सोल्जर्स में से 300 सोल्जर्स की डेथ हो गई और उनका ये प्लान फ्लॉप हो गया। खैर 1665 में फाइनली बॉम्बे का पोजेशन ब्रिटिशर्स को सौंप दिया गया। लेकिन ये ड्रामेटिक इंसिडेंट्स अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। असल में वो मैरिज ट्रीटी कभी सही तरीके से अडॉप्ट ही नहीं की गई और इसके प्रोविजंस बहुत पोअरली ओबे किए गए। इस ट्रीटी की वेगनेस पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स के बीच बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बन रही थी। दोनों पावर्स टेरिटरीज के डिवीजन को लेकर डिसएग्री करती नहीं, लेकिन लगभग 2 साल वेट करने के बाद ब्रिटिश कमांडर नॉर्दर्न सेल्सेट पर अपना क्लेम ड्रॉप करते हुए केवल बॉम्बे आइलैंड को लेने के लिए तैयार हो गए। पोर्चुगीज के पास अब भी बसेन, सेल्सेट, सायन, धारावी, मडगांव, वर्ली, परेल और वडाला का पोजेशन मौजूद था। बॉम्बे बिफोर द ब्रिटिश नाम से एक रिसर्च पेपर में यह बताया गया है कि इससे कुल 2 महीने बाद उनके पास लिस्बन से एक ऑफिशियल लेटर आया जिसमें इस ट्रांसफर को हमेशा के लिए सस्पेंड करने का आदेश दिया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक मडगांव और परेल ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुके थे। बाकी बचे हुए आइलैंड्स बॉम्बे के साथ बाद में ऐड कर दिए गए। 1666 तक ब्रिटिशर्स ने धारावी, वडाला, माहिम एंड सायन को भी एक्वायर कर लिया। लेकिन दोस्तों, जब ब्रिटिशर्स यहां आए तो उन्हें इन फार फ्लंग आइलैंड्स को मैनेज करने में बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था। इसी के चलते क्राउन ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को कुल 10 पाउंड्स पर ईयर के रेंट पर सौंप दिया। इसके बदले में कंपनी ने किंग चार्ल्स II को 6% के एनुअल रिटर्न रेट पर $50,000 का लोन दिया और यहीं से प्रेजेंट डे मुंबई का असल डेवलपमेंट शुरू हुआ। विंड्स ऑफ चेंज। दोस्तों, इन आइलैंड्स के डेवलपमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी डिजीजेज और कनेक्टिविटी की। जी हां दोस्तों, यहां पर एक के बाद एक बेहद भयानक डिजीजेज जन्म लिया करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां लोगों के लाइफस्टाइल को चेंज कर हाइजीन और मेडिकल फैसिलिटीज के डेवलपमेंट पर भी वर्क किया। कुछ ही समय में इन डिजीजेस को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया। इसके लिए यहां की पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ने लगी। 1661 में यहां की पॉपुलेशन कुल 10,000 थी, जो 4 सालों में बढ़कर 60,000 तक पहुंच गई। खैर, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सेंटर गुजरात के सूरत शहर में था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर सूरत में ही स्टैब्लिश किया था। सूरत इस कंपनी की क्राउन सिटी भी कहलाती थी। कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड के चलते ये सिटी काफी डेवलप हो चुकी थी। लेकिन यहां 2 प्रॉब्लम्स थी। पहला तो तापी रिवर की सिल्टिंग और दूसरा मराठास और मुगल्स के बीच होने वाले अटैक्स। इसके चलते 1687 में कंपनी ने अपने हेडक्वार्टर्स को सूरत से बॉम्बे शिफ्ट किया। आगे चलकर यह सिटी बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर्स भी बनी। बॉम्बे के डेवलपमेंट का काम इसके सेकंड गवर्नर जेरल्ड ऑन्जिए की लीडरशिप के अंडर शुरू हुआ। इन्हें कंपनी द्वारा 1669 में इस पोजीशन पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने इस पोजीशन को 1677 में अपनी डेथ तक सर्व किया। इनके नेतृत्व में यहां पर बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए। इन्होंने ही यहां पर सबसे पहला कोर्ट और सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश की। उन्हीं की इनसाइट की मदद से ये स्मॉल आइलैंड्स इस सबकॉन्टिनेंट के सबसे बड़े और सक्सेसफुल कमर्शियल हब में तब्दील हुए। मिड 17th सेंचुरी तक आते आते बॉम्बे एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर के रूप में उभरने लगा। यहां पर देश के अलग अलग कोने से लार्ज स्केल इमिग्रेशन होने लगा। ब्रिटिशर्स यहां पर बहुत से इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग ग्रुप्स जैसे कि गुजरातीज, पारसीज, जूज और दाऊदी बोहराज को भी लेकर आए।
1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया। इस वॉर में ब्रिटिशर्स की जीत हुई और बंगाल भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया, जिससे सबकॉन्टिनेंट पर कंपनी का ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन और भी तेजी से मजबूत होने लगा। खैर, अब यहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी और कंपनी का ट्रेड भी। इसके लिए उनको और भी ज्यादा लैंड और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी की जरूरत थी। इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने यहां लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। 1782 में इस सिटी के डेवलपमेंट के लिए यहां पहली बार लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स शुरू हुए। इनका मकसद था इन 7 अलग अलग आइलैंड्स को जोड़कर इसको एक सिंगल आइलैंड में कन्वर्ट करना। इसके लिए उन्होंने यहां कॉजवेज बनाने शुरू किए। इसको 1782 में बॉम्बे के गवर्नर विलियम हॉर्नबी के द्वारा शुरू किया गया। इन्हीं के नाम पर इस प्रोजेक्ट का नाम हॉर्नबी वेलार्ड पड़ा। इसको पूरा होने में 150 से भी ज्यादा सालों का समय लगा। 1845 में जाकर ये प्रेजेंट डे मुंबई की रूपरेखा में बनकर तैयार हुआ। अब बॉम्बे शहर का एरिया बढ़कर 484 किलोमीटर तक फैल गया। इसके बाद 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच यहां इंडिया की फर्स्ट रेलवे लाइन बनाकर तैयार हुई। 1861 से 1865 तक चले अमेरिकन सिविल वॉर के बीच बॉम्बे कॉटन ट्रेडिंग के लिए दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट बन गया। इससे इस सिटी की ग्लोबल स्टैंडिंग और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और भी तेजी से बढ़ी। इसके बाद 19th सेंचुरी में यहां पर बहुत से एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टैब्लिशमेंट्स इंप्लीमेंट किए गए, जिससे इस सिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट पूरा हुआ। जहां एक तरफ एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग बेस और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनकर बॉम्बे ने ब्रिटिशर्स की मदद की, वहीं दूसरी तरफ 19th सेंचुरी में इस सिटी ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी एक अहम भूमिका निभाई। यहां पर दादा भाई नौरोजी ने 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन सेटअप किया, जिसने इस शहर में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जनरेट करने में एक अहम रोल प्ले किया। इस मूवमेंट को एक मेजर पुश तब मिला जब इसी साल A.O. ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। खैर, आज बॉम्बे महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी है। इसको इंडिया की कमर्शियल और एंटरटेनमेंट कैपिटल भी कहा जाता है। इसी के साथ ये इंडिया की लार्जेस्ट सिटी भी है। इतना ही नहीं, 2011 के सेंसस के मुताबिक ये 18 मिलियन की ह्यूज पॉपुलेशन के साथ वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटीज में से एक है। एक समय ऐसा था जब फॉरेन पावर्स इसको ठीक से मैनेज न कर पाने के कारण इसको एक दूसरे के पास कर रही थी। कभी इसको डाउरी में दे दिया जाता था, तो कभी एक ट्रेडिंग कंपनी को लीज पर। ऐसा लगता था कि मानो इसकी जरूरत किसी को नहीं है। लेकिन आज कुछ ही सालों में इसकी रूपरेखा कुछ इस तरह बदली है कि आज हर कोई इस शहर की कहानी का हिस्सा बनना चाहता है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।